हेलो दोस्तों, इस तेरी आबरू कहानी के पार्ट 2 में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आइए चलते हैं पार्ट 2 सुनने। उस बच्ची के शांत होने पर वह औरत उसकी चिंताओं से आज़ाद हो जाती है। तभी खुद वह अजीब सा महसूस करने लगती है। उसके इस तरह परेशान होने की वजह उसका अपना ठिकाना बदल जाना था, जहाँ कोई न कोई उसे पिछले लगभग 6 माह से इस पागलपन की हालत में कुछ खाने को दे दिया करता था। वहाँ कुछ लोग उसे पहचानते भी थे और वह उस पेड़ के नीचे बेफिक्र सो जाया करती थी, लेकिन अब काफ़ी घबरा रही थी, जो अपने ठिकाने से काफ़ी दूर थी। चाहकर भी वह अपना ठिकाना नहीं ढूंढ सकती थी। उसके दिमाग को भी नहीं याद था वह कहाँ और अपने ठिकाने से कितनी दूर है। अब इस अनजान जगह के कारण उसके दिमाग के अंदर अजीब सी हलचलें मची हुई थी। बहुत अधिक जोर दिमाग पर देने के कारण वह रोने लगती और फिर इस बच्ची को देख अचानक से शांत हो जाती। उसके दिमाग के अंदर चल रही इन दुखद तरंगों को समझ पाना शायद असंभव था। शाम की संध्या होने को अभी कुछ समय शेष था। शायद उसके दिमाग में कहीं न कहीं इतना तो चल ही रहा था कि उसे नया कोई ठिकाना चाहिए। वह कुछ चंद किलोमीटर की दूरी चलकर थक हार एक मजार के पास अपनी सोती हुई बच्ची को गोदी में लिटाकर बैठ जाती है। उसकी फटी साड़ी उस बच्ची को छुपाए हुए थी। बच्ची के प्रेम में वह इस कदर डूबी थी कि सब कुछ भूल गई थी। उसे खुद के खाने की कोई फिक्र नहीं थी। मानो ऐसा लग रहा था वह पगली सी औरत का जन्म इसी बच्ची की देखरेख के लिए हुआ हो। तभी वह बच्ची जोरों से रोने लगती है। वह स्त्री अपने मन में सोचती है, यह अब क्यों रोने लगी। तभी उस बच्ची के कपड़े गीले और गंदे हो जाते हैं। वह स्त्री उसके कपड़ों को गीला महसूस कर निकाल देती है और पास में लगे नल के पानी से साफ सफाई कर उन कपड़ों को दूर फेंक देती है। शायद कहीं न कहीं इस पागल सी औरत के बंद दिमाग में बच्ची को लेकर ज्ञान का संचार 1% ही सही, लेकिन बंद दिमाग खुलने लगा था। इस तरह बच्ची का नग्न अवस्था में रहना ठीक नहीं था। तभी उसके दिमाग में आता है इसको क्या पहना दिया जाए, और अपनी फटी साड़ी से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ लंगोट की तरह उसे बांध देती है। बच्ची शांत हो जाती है, लेकिन कुछ देर में मच्छरों के परेशान करने के कारण वह बच्ची रोने लगती है। तभी वह अजीब सी स्त्री मजार पर चढ़ी चादर को अपनी बच्ची के लपेट देती है। बच्ची शांत हो जाती है। कुछ समय बाद हल्की अंधियारी छाने लगती है। तभी मौलाना साहब उस मजार पर आते हैं और उस पागल और गंदी सी दिखने वाली औरत को डांटते हुए, ए पागल औरत, चल उधर दूर हट कर बैठ। इस तरह डांट पाकर वह डर जाती है और दूर होकर बैठ जाती है। तभी मौलाना की नज़र उस दूध मुही बच्ची के कपड़े पर जाती है। पागल, मजार की चादर तूने इसे पहना दी। कुछ सोचते हुए, मौलाना, चल कोई बात नहीं, अल्लाह महफूज रखेगा। अच्छा, कहाँ से आई है? वह औरत हाथ के इशारे से कहती है, उधर से। मौलाना, यह बच्ची तो बड़ी खूबसूरत है, इसका पिता कहाँ है? पगली औरत अपने हाथ के इशारे को आसमान की ओर करके कहती है, वह मर गए। मौलाना, बड़ी दुख की बात है, अल्लाह को भी तरस ना आई, यह बच्ची कैसे पलेगी? लेकिन मुझे एक बात के लिए हमेशा गुस्सा आता है, तुम भिखारियों ने भी अपनी ज़िंदगी को क्या बना कर रखा है? क्यों नहीं काम करके 4 पैसे कमा लेती हो? पगली औरत यह सुनकर पागलों जैसे मुस्कुराकर अपनी बेटी को दुलारने लगती है, लेकिन कहीं न कहीं यह बात उसके दिमाग में घर कर जाती है। मौलाना समझ जाते हैं यह गूंगी और कुछ पगली भी है, शायद पति के गम में पागल सी है, और वह पास की दुकान से उसके लिए कुछ खाने को ला देते हैं और देकर मौलाना मजार की साफ सफाई व अगरबत्ती जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। रात के करीब 4:30 बजा होगा। वह औरत अपनी बेटी के लिए मजार की सीढ़ियों के पास किनारे इस तरह सो रही थी कि कोई भी उधर से गुजरे तो उसकी बेटी पर नज़र न पड़ सके। वह अपने आंचल से उसको उड़ाए हुए थी, जिसकी वजह से उसका सीना पूरी तरह से ढका हुआ नहीं था। ब्लाउज भी उसका पीछे से फटा सा था। शायद आज महादेव की नगरी काशी में इस मजार में अल्लाह की शरण में लेटी औरत व उसकी बच्ची के साथ एक शर्मनाक घटना होने वाली थी। 3 शहजादे बजाज चेतक पर सवार
बातें करते हुए उधर से गुजर रहे थे, जिन सभी की उम्र कोई 24-27 वर्ष के अंदर रही होगी। भाई मज़ा आ गया, पूरी रात शादी में तुमने बहुत मौज ली। दूसरा, यार वो लड़की तो अपनी जवानी से बहुत ही कहर बरसा रही थी, देख रहे थे तुम्हारे भाई को कैसे लाइन दे रही थी। पहला, तुम स्मार्ट ही इतना हो कि कोई भी लड़की कैसे लाइन नहीं देगी। तीसरा, नशे की हालत में शुद्ध होकर कहता है, मुझे तो दारू पीने में मज़ा आ गई, आज जी भरकर दोस्तों के संग दारू पी है और यह गप्पू की शादी जिंदगी भर याद रहेगी। अब तुमने उस लड़की का नंबर लिया कि नहीं। दूसरा, तुम नाचने में बिजी थे, मैंने इधर नंबर ले लिया था, अगर इसको देर ना हो रही होती तो मैं इस समय उस लड़की के साथ बिस्तर पर होता। तभी तीसरे व्यक्ति की नज़र मजार के पास लेटी औरत की टांगों पर पड़ती है, जिसकी टांगें थोड़ी सी खुली होती हैं। अबे गाड़ी रोक जल्दी। पहला व्यक्ति चेतक को रोकते हुए कहता है, क्या हुआ। तीसरा व्यक्ति नशे में, अबे वाह देख कोई लड़की लेटी हुई है। दूसरा व्यक्ति, अबे टांगे तो बड़ी सेक्सी लग रही हैं, चल उतर कर देखते हैं, यहाँ से टांगों के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहला व्यक्ति, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या, कोई गरीब भिखारिन होगी। तीसरा व्यक्ति, अबे तो क्या हुआ, उसके पास भी तो वही सब होता है, अबे पैसे देकर निपट लेंगे, वैसे भी सुनसान रात है, उधर दीवार के पीछे उठा ले चलते हैं। आखिरकार पहला व्यक्ति भी ना नू करते हुए दोनों के साथ मजार की ओर चल पड़ता है और वहां पहुंचकर दूसरा व्यक्ति कहता है, भाई क्या लग रही है, अबे तुम लोग कितना गिरोगे, यह लगभग 27 वर्ष गंदे से कपड़े पहने भिखारिन जान पड़ती है, छोड़ो बे मैं जा रहा हूँ। पहला व्यक्ति अपने स्कूटर की ओर निकल जाता है, तभी दूसरा व्यक्ति तीसरे से उस औरत के पेट पर हाथ फेरते हुए कहता है, अबे लगता ही नहीं यह कोई गरीब औरत है, चल इसको उठा दीवार के पीछे मजा लेते हैं। तीसरा व्यक्ति, हाँ बे सही कह रहे हो, लेकिन ये बच्ची का क्या। दूसरा व्यक्ति, इसका गला दबाकर मार देता हूँ, वरना कहीं या जाग गई तो रो रो कर तो शोर मचा ही देगी। वैसे ही उस औरत की आँख खुल जाती है और इन दोनों को अपने करीब बैठा देख वह साड़ी का पल्लू उनसे छुड़ा उठ खड़ी हो जाती है। तभी यह दोनों में से तीसरा व्यक्ति कहता है, तुम हमें पसंद हो, पैसे ले लो और हमारे साथ चलो। वह स्त्री इशारों से बड़बड़ाने लगती है। दूसरा व्यक्ति, अबे गूंगी है, ये साली किसी से क्या कहेगी, चल जल्दी से पैर पकड़ मैं हाथ पकड़ता हूँ। तभी जमीन पर लेटी बच्ची रोने लगती है, जिसकी आवाज़ सुन पीछे की गली में मार्केट की चौकीदारी कर रहा चौकीदार सुन लेता है और वह गलियों से इधर को आने लगता है। ये लोग जैसे ही उस औरत के हाथ व पैर पकड़ने चलते हैं, वह औरत अपनी रोती हुई बच्ची की ओर देखते हुए इन लोगों से खुद को छुड़ा मजार के पास पड़े ईंट को उठा लेती है और उस पागल औरत के हाथों में न जाने इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है कि वह ईंट दूसरे व्यक्ति के सिर पर जोरदार दे मारती है। दूसरा व्यक्ति दोनों हाथों से अपना लहूलुहान सिर पकड़कर तड़पने लगता है। तभी तीसरा व्यक्ति जो नशे में धुत है, दूसरे व्यक्ति के सिर से इस तरह बहता खून और उस पागल के गुस्से से भरे चेहरे को देख घबरा कर अपने दोस्त की गाड़ी की ओर भागता है। वह पागल औरत हाथ में ईंटा लिए हुए इस नशे वाले व्यक्ति की ओर भागती है। तब तक चपरासी सामने आ जाता है और दूर खड़ा होकर पूरी घटना देख रहा होता है और तुरंत कुछ मीटर की दूरी पर चौराहे पर बैठे दो पुलिस वालों की ओर भागता है। तीसरा व्यक्ति नशे में होने के कारण दौड़ नहीं पा रहा होता। तभी वह लड़खड़ाते हुए जोरों से चिल्लाता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। पेशाब करने गया पहला व्यक्ति यह चीख सुन लेता है और इधर भाग कर आता है तो देखता है कि वह औरत उस ईंट को उसके सिर पर जोर से मारने जा रही है। जब तक यह पहला व्यक्ति शायद कुछ कर पाता, वह औरत ईंट मार देती है और एक बार पुनः उसके सिर पर वही ईंट दे मारती है। इन दोनों ही व्यक्तियों को जमीन पर गिरा देख अपने ईंट को छोड़ अपनी बच्ची की ओर भागती है। अब जैसे उसका गुस्सा शांत हो गया है, अपनी बच्ची को सीने से लगाकर गोद में दुलारने लगती है और चांद की ओर देख अपनी बच्ची से इशारा करती है,
मानो ऐसा लग रहा हो वह यह कहना चाह रही है कि रो नहीं, उस प्यारी रोशनी को देखो। इधर पहला व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचकर रोते हुए उठाने लगता है। तब तक चौराहे पर बैठे पुलिस वाले चपरासी के साथ आ जाते हैं। पुलिस वालों से चौकीदार बताता है इसी औरत की या दो लोग इज्जत लूटने जा रहे थे और इसने उसे खून से सनी ईंट से दोनों को मारा है। दरोगा गजेंद्र नाथ द्वीप से दौरे पर रात में होते हैं। वे भी भीड़ देख उतर जाते हैं। चपरासी की बात सुनते हुए उन घायलों की ओर देखते हैं और अपने सिपाहियों से कहते हैं जल्दी दोनों को अस्पताल ले चलो और तुम इनके साथ हो। उस पहले व्यक्ति से दरोगा साहब ने हड़क से पूछा। पहला व्यक्ति घबराहट और आंसुओं के साथ कहता है मैं तो इन लोगों को रोक रहा था, लेकिन यह दोनों इस औरत के साथ जबरदस्ती करना चाह रहे थे। दरोगा, क्या नाम है तुम्हारा और तुम सब कहाँ रहते हो? पहला व्यक्ति, मेरा नाम दिलीप है और इसका मोहम्मद, और जो तीसरा वाला है उसका नाम अशोक है। हम यहीं बनारस के रहने वाले हैं। सिपाही साहब, कंडीशन तो काफ़ी गड़बड़ है, दोनों बेहोश हैं। दरोगा साहब, तुम लोग इनको जीप से लेकर जाओ और इस दिलीप की गाड़ी से इसे लेकर थाने पहुंचो। तब तक लेडीज़ पुलिस को सूचना दे दो। इस औरत को भी थाने ले जाना होगा पूछताछ के लिए। बाकी विक्रम को यहीं छोड़ दो। सिपाही जीप से उन दोनों को अस्पताल की ओर ले जाते हैं और दो सिपाही दिलीप की चेतक पर बैठ थाने। चपरासी साहब, कपड़े देखकर या कोई भिखारन जान पड़ती है। दरोगा चपरासी की बातों का कोई जवाब न देकर हेड कांस्टेबल विक्रम से कहते हैं खून से सने इस ईंट का और जो भी है फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाकर सब कलेक्ट कराओ। महिला पुलिस के आते ही उस औरत को किसी तरह जबरदस्ती काबू कर उसकी बेटी के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। चपरासी साहब, इसकी हरकतें तो पागलों जैसी जान पड़ती है, यह तो पागल है। दरोगा, हाँ लग तो पागल ही रही है, लेकिन अब तो मजिस्ट्रेट साहब ही जो आदेश करेंगे वही होगा। हमारा काम तो पूरा छानबीन करके रिपोर्ट भेजना है। चपरासी, दरोगा और सभी लोग थाने की ओर निकल जाते हैं। तभी दरोगा साहब के पास फ़ोन आता है। दरोगा, हेलो साहब, डॉक्टर ने तो इन दोनों को मृत घोषित कर दिया है। दोस्तों, यह स्त्री तेरी आबरू का पार्ट 2 था। अगला पार्ट सुनते हैं अगले अध्याय में।